हाय, वेलकम बैक इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जिसमें हमने जेईई एडवांस में प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस को शामिल किया है, और उसमें हमने 2017 तक के पूछे गए क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस कर दिया है पीछे के एपिसोड्स में। आज के एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं 2018 और 2019 के क्वेश्चंस को, और उसमें देखेंगे कि हम लोग क्या क्या नया सीख सकते हैं। लेट अस सी। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 इस पूरे क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का, और ये ईयर 2018 में पूछा गया है। दैट इज फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्क z डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो कि नेगेटिव पाई और पाई के बीच में लाई करते हैं। आपको इनमें से चूज करने के कौन से ऑप्शंस फॉल्स हैं। सबसे पहला दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव 1 माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाई 4। आप अगर आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर को देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव 1 माइनस आई जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स नेगेटिव हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब तो उसका आर्गुमेंट आप जब लिखोगे तो वो लिखोगे पाई बाई 4 माइनस पाई, बिकॉज वो वैल्यू नेगेटिव पाई से पाई के बीच में रहनी है। तो वैल्यू मिलेगी नेगेटिव 3 पाई बाई 4, जिससे कि इसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 तो कतई नहीं होने वाला। इसलिए ये जो ऑप्शन है ए, दैट इज फॉल्स, और इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा करेक्ट चॉइस होगा। दूसरे पार्ट में पूछा गया है द फंक्शन एफ सच दैट आर टू नेगेटिव पाई टू पाई डिफाइंड बाय दिस एफ टी। इसने एफ टी को डिफाइन किया है। एफ टी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव 1 प्लस आई टी। और जब आप इसको आर्गुमेंट लिखोगे तो आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखा जाता है कैसे? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोवाइडेड कि आपको वहाँ पे उसका क्वाड्रेंट तय करके लिखना पड़ता है। तो डिपेंड करेगा इसमें। क्यों डिपेंड करेगा भाई? क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं e के साइन के हिसाब से। पहले सोचते हैं कि t अगर पॉजिटिव होगा, इसमें जीरो में इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, तो क्या होगा? अगर t पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ ले सकते हैं कैसे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको लिखना होता है क्या? पाई माइनस tan इनवर्स t। और अगर t लेस देन 0 हो जाए उस केस में ये हो जाएगा कितना? tan इनवर्स t माइनस पाई, जो कि ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दोनों पार्ट्स इसके नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में अगर होगा ये जाएगा पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, जो कि आपको लिखना होता है पाई माइनस अल्फा, और इसमें अगर अल्फा माइनस पाई। इस हिसाब से अब ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है, और इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है ऑल पॉइंट ऑफ रियल नंबर। तो ऑल पॉइंट की बात क्या? अगर हम 0 पे चेक करते हैं तो 0 पे क्या मिलता है? पहले ये चेक कि 0 पे ये फंक्शन डिस्क्रीटली डिफाइन हो पा रहा है। 0 से पहले कुछ और है, 0 के बाद कुछ और है। तो 0 से ग्रेटर के लिए अगर ये इस पार्ट में देखा जाए तो आप इसका जब लिमिट फाइंड करोगे, सो यू विल गेट लिमिट t approaches 0 plus, so what you are going to get for ft, it is negative of, I mean this pi, sorry, pi minus tan inverse 0, that is pi। और अगर आप लिमिट t approaches 0 माइनस करोगे तो आपको ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, और इस केस में आपके पास जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी नेगेटिव पाई। और ऑफ कोर्स दोनों के दोनों अलग अलग हैं, और इस वजह से जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं होता। इसने कहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारे पास जो दे रखा था वो फॉल्स है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आधार पे ये भी करेक्ट चॉइस है। अब आते हैं अपने सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछा गया भाई? सी पार्ट में इसने कहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 को तो मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से, और यहाँ पहले से रखा है नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, उसमें फिर ऐड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। एंड यू विल गेट दैट
कि यहाँ पे सभी कुछ कैंसिल होते हुए मिलेंगे। दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 से आर्गुमेंट ऑफ Z1 कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये वैल्यू मिल जाएगी 0। एंड 0 चूँकि मल्टीपल ऑफ एवरीथिंग, सो इट इज़ ऑल्सो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2π। हालांकि आप इसमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिखोगे तो उसमें आप 2k पाई भी ऐड कर सकते हो, जिससे वो क्लियरली पता चलेगा कि वो 2π का मल्टीपल है। या फिर इससे भी आप असर्ट कर दो कि ये 2π का मल्टीपल है, तो ये भी करेक्ट मिलेगा। तो ये तो एक्चुअली 2π का मल्टीपल हो पा रहा है। जब 2π का मल्टीपल हो पा रहा है यानी कि C जो है वो करेक्ट चॉइस है, हमें तो फॉल्स वाला चूज करना था। इसका मतलब कि दिस इज एक्चुअली ट्रू बट वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द फॉल्स वन, तो ये C वाला ऑप्शन हमारे चॉइस के लिए नहीं होगा। अब आते हैं इसके डी पार्ट में। डी पार्ट में जो ये आपके पास दे रखा है एक्सप्रेशन, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 टाइम्स Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाई Z माइनस Z3 टाइम्स Z2 माइनस Z1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z3 एंड प्लस argument of Z2 minus Z3 and divided by Z2 minus Z1 and ये है पाई के। अब जरा इसके ऊपर विचार करते हैं कि ये डायग्राम में कैसे दिख पाएगा। तो Z माइनस Z1 Z माइनस Z3 है, तो मान लीजिए कि मैंने Z को यहाँ पे कंसिडर किया, तो आपको ये आर्गुमेंट दिखाने के लिए, अगर ये मान लेते हैं कि कोई आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा है और इस आर्गुमेंट की वैल्यू सपोज कीजिए कि अल्फा है, तो अगर हमें थीटा दिखाना पड़े तो मान लेते हैं कि ये Z है, Z पोजीशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने मान लिया Z1, इसको हमने Z3 मान लिया। सो इस लाइन से इस लाइन की तरफ का ये एंगल हुआ थीटा, दैट मींस ये एंगल हुआ थीटा। और इस पार्ट पे विचार करते हैं, Z2 Z3 एंड Z, तो फिर से आप Z1 तो दे ही रखा है दोनों, Z1 और Z3, तो मान लेते हैं कि Z2 यहाँ पे और Z2 फिक्स है और Z जो पोजीशन है उसका मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट Z है एंड दिस इज एक्चुअली अ मूविंग पॉइंट। सो दिस इज मूविंग पॉइंट, वेरिएबल है ये, और Z2 यहाँ पे फिक्स है। सपोज कीजिए तो अगर आप Z2 Z1, दैट मीन्स अगर हम इसको ज्वाइन कर दें एंड देन इसको ज्वाइन कर दें, तो ये बोल रहा है कि Z1 मतलब ये वाला एंगल अल्फा है। अब आप Z कहीं भी रखिए तो आप क्या पा रहे हो कि थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आप पा रहे हो कि वो पाई है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो Z होगा एक सर्कल पे लाई करे, ताकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सके ये चारों वर्टिसेस, और इससे हमेशा ऑपोजिट एंगल्स का सम पाई मिल सके। और यहाँ पे इसने कहा था कि Z इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, जबकि Z कहाँ लाई करता है, Z लाइज ऑन सर्कल। तो Z लाइज ऑन सर्कल इस बात को कंफर्म करता है कि Z इज नॉट लाइंग ऑन लाइन, और इससे डी ऑप्शन भी जो मिला हमें, इट इज ऑल्सो फॉल्स, इट मीन्स इट इज ऑल्सो करेक्ट चॉइस। और इस वजह से इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो होंगे A, B एंड D। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि STR नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जहां L एक सेट है सॉल्यूशंस का, और वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए Z प्लस TZ बार प्लस R इज इक्वल टू 0। और इसमें से चूज करना है कि कौन सा ट्रू है। तो बारी बारी से सबको हम लोग ध्यान में लेंगे। सबसे पहले ये देखिए SZ प्लस TZ बार प्लस R इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले ध्यान में रखना है कि कोई भी, अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फ़ा Z बार प्लस अल्फ़ा बार Z एंड प्लस एनी कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ ध्यान देना है आपको कि Z बार के साथ कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब अल्फ़ा और ऑफ कोर्स अल्फ़ा और अल्फ़ा बार होंगे, हमारे क्या होंगे, वो लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, लेकिन K जो होना चाहिए वो रियल नंबर के सेट से होना चाहिए। मतलब ये K जो नंबर है वो रियल नंबर है।
तो अगर मैं इसको फिर यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज पहली बात तो ये कि z के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर s दे रखा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट z बार के साथ नहीं है। s और t हो सकते हैं कि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, क्योंकि उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। r भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो r कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये तो सीधे कंफर्म करते हैं कि स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है। अगर r कांस्टेंट हो और s और t एक दूसरे की कॉन्जुगेट हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बन सकता है। अब आते हैं कि हम s को कैसे निकाल पाएंगे। आप अगर ये इक्वेशन दे रखा है इक्वेशन नंबर 1, तो इसको मैंने क्या किया कि कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट लेते ही हमारे पास मिल जाएगा s बार z बार t बार और z बार हो जाएगा z एंड देन r बार। अब इन दोनों में से हमें z बार को एलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि हमें चाहिए z। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को s बार से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें आप s बार t z बार और यहाँ भी s बार t शुड बी z बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा s बार z माइनस t बार z, जिससे s बार हो जाएगा मॉड s स्क्वायर और t बार हो जाएगा मॉड t स्क्वायर। इसमें z कॉमन है तो z को आप कॉमन लोगे तो यहाँ मिल जाएगा क्या, मॉड s स्क्वायर माइनस मॉड t स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में तो ये पहले से है टी आर बार माइनस एस बार आर, जिससे आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो यू विल गेट z इज इक्वल टू टी आर बार माइनस एस बार आर एंड डिवाइड बाय दिस थिंग। नाउ अब यहाँ पे पहला ऑप्शन कहा है कि इफ l हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड s नॉट इक्वल टू मॉड t। ऑफ कोर्स इज ट्रू, व्हाई, बिकॉज अगर मॉड s और मॉड t इक्वल नहीं है तो टी आर बार और एस बार आर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उस केस में z एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे पाएगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरे पार्ट पे आते हैं, इफ मॉड s इज इक्वल टू मॉड t देन l हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, मतलब इस z के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब ये पार्ट यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये ज़ीरो हो जाए, सॉरी ये जो z के साथ कोफिशिएंट है नंबर ये ज़ीरो हो जाए और ये भी ज़ीरो हो जाए। अगर ये दोनों साइड ज़ीरो होगा तो z की आप कोई भी वैल्यू रखो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर टी आर बार माइनस एस बार आर कुछ इस तरीके से सेट किए जाए जिससे कि ये ज़ीरो ना हो तो उस केस में तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये ज़ीरो हो पा रहा है तो मान लीजिए कि मैंने s को ले लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर i, t को ले लिया भी t को भी ले लिया i और r को भी ले लिया i, क्योंकि हमारे पास t, s और r कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके z को फाइंड आउट करने चलोगे सो यू विल गेट व्हाट, z इज इक्वल टू t टाइम्स r बार। सो r बार का मतलब होता है नेगेटिव i और t के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 और यहाँ माइनस है और s बार r फिर से हो जाएगा कितना 1, लेकिन नेगेटिव 1 और यह प्लस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, जिससे z के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नो सोल्यूशन तो मिल गया ना उस केस में भी, जब मॉड s और मॉड t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन ये कह रहा है कि मॉड s इक्वल टू मॉड t होगा तो l के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। हमने एक कंडीशन लिया जिसमें ये फेल हो रहा है, इसका मतलब कि ये फॉल्स है। तीसरे पार्ट में कहा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L इंटरसेक्शन दिस सेट इज एट मोस्ट 2। अब ये जो सेट है ये इसमें ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, तो ये है आपके पास एक सर्कल, नेगेटिव कॉमन लेंगे इसमें से तो 1 माइनस 1 एंड ये एक सर्कल है ये, और इस सर्कल के साथ इस L के पास जो एलिमेंट होंगे उसकी जो इंटरसेक्शन होगा वो मैक्सिमम 2 हो सकता है। इन दोनों में इंटरसेक्शन होगा तो ऑफ कोर्स अगर L के पास एग्जैक्ट एक लाइन मिल जाए तो सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट कर देगा, और अगर मान लो कि लाइन नहीं मिल पाता है इस L में तो उस केस में ज़रूर सॉल्यूशंस होंगे, या फिर टच कर सकता है तो 1 सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन कितना हो सकता है 0, 1 या 2, तो एट मोस्ट 2 हो ही सकता। अब लाइन को लाने का कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ भी मैंने कहा था कि ये एक जो इक्वेशन गिवन है वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है। कब, जब s और t आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाए और r कांस्टेंट हो जाए।
चूँकि आर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिले जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, दैट मीन्स कि वो रियल नंबर बन जाएगा। तो आर रियल नंबर बनते ही और एस और टी यहाँ पे एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है। और वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि इस लाइन को कट करे कुछ ऐसे z और z बार के और कैसे s और t के लिए, तो उस केस में मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है अगर कट नहीं करेगा तो, और टच करेगा तो एक सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम इसके 2 ही सॉल्यूशन मिल सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज इफ L हैज मोर देन वन एलिमेंट देन L हैज इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स। ऑफ कोर्स यहाँ से आपने देखा था कि अगर हमारे पास ये z एक यूनिक सॉल्यूशन देता है जब mod s नॉट इक्वल टू mod t है, तो अगर वो उसके पास एक से अधिक सॉल्यूशन लाना होगा, इसका मतलब एक ही केस है कि जब हमारे पास ये दोनों 0 0 हो जाएं, और उस केस में फिर ये मोर देन 2 सॉल्यूशन देगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जिसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे एस टी आर ध्यान रहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एस टी आर और जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें, अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करने चले तो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वो थोड़ा सा कन्विंसिंग भी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का केवल उद्देश्य इतना है कि आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बताए जाएं, ताकि आपका जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो तो वो आपका डेवलप हो पाए। तो यहाँ देखते हैं, एस को हमने मान लिया ए प्लस बी आई, टी को मान लिया सी प्लस डी आई, एंड आर को ई प्लस एफ आई, एंड जेड को एज इट इज़ एक्स प्लस आई वाई जो कि दे रखा था। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें सभी को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन एक्सपेंड करने के बाद रियल पार्ट हमें ये मिलेगा पूरा, और ये मिलेगा इमेजिनरी पार्ट इन दोनों के प्रोडक्ट में, पहले 2 टर्म्स के प्रोडक्ट में, और ई प्लस एफ आई पहले से ऐसे रहेगा। अब एक साथ सभी रियल पार्ट्स को लिखना है, दैट मीन्स यहाँ से आपको x के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने हैं, y के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने हैं, और यहाँ से रियल पार्ट e कलेक्ट करना है, यानी कि a प्लस c टाइम्स x हो जाएगा, d माइनस b टाइम्स y एंड प्लस e इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो रियल पार्ट भी 0 से इक्वेट होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट भी जब कलेक्ट करोगे तो f चला जाएगा इमेजिनरी पार्ट के साथ, और ये हो जाएगा फिर से 0। इसका मतलब यहाँ से आपको यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस मिले। अब इन 2 लीनियर इक्वेशंस के पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन कब होगा, ये एक्चुअली ए के लिए है। आप यहाँ देखिए, ए में ये पूछा गया कि L हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, यानी कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन कब होगा भाई, वो तब होगा जब इनके x और y के कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, दैट प्रोपोर्शनल नहीं होंगे सॉरी, तो उस केस में a प्लस सी बाई बी प्लस डी एंड d माइनस बी बाई ए माइनस सी का जो रेशियो होगा वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, जिससे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट एग्जैक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली कंफर्म करता है कि मॉड एस नॉट इक्वल टू मॉड टी, यानी कि ए ट्रू है, इससे हमें मिलता है। नाउ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बी के लिए कर देखेंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा क्या, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट्स के रेशियोज, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनके रेशियोज। तो इसमें पहले उसने कहा है कि मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी होगा तभी उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मॉड एस इक्वल टू मॉड टी केवल इन 2 रेशियो से कंफर्म होता है, जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए ई बाई एफ का होना भी मतलब इन दोनों के इक्वल होना भी जरूरी है। तो सॉल्यूशन के पास हो सकता है कि सिस्टम के पास हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी केवल मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी हो तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हमारे पास मॉड एस इक्वल टू मॉड टी केवल इतना कंफर्म करता है कि ये दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं तो इंटरसेक्टिंग हो, जो कि पहले पार्ट में हमने कर लिया। तो मॉड एस इक्वल टू मॉड टी पैरेललिज्म को कंफर्म करता है, लेकिन ओवरलैपिंग को कंफर्म नहीं करता है। इस वजह से जो बी पार्ट हो गया था वो गलत हो गया था। अब आते हैं अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट में ये एक सर्कल दे रखा था, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास आपको पता है कि नो सॉल्यूशन हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर नो सॉल्यूशन होगा सिस्टम के पास तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता। मेनी सॉल्यूशन होगा तो मेनी सॉल्यूशन क्या कंफर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 सॉल्यूशन मिलने की संभावना है। अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो
टच करेगा तो 1 एंड नहीं टच करेगा तो 0, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2 हो सकती है। डी पार्ट में कहा गया है कि अगर XY के पास XY हैज़ 2 पेयर सेटिस्फाइंग द सिस्टम, मतलब कि अगर कहा गया था कि Z के जो इक्वेशन दे रखा है उसके पास 2 सॉल्यूशंस हैं तो मोर सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इस सिस्टम के पास का मतलब क्या हुआ कि इन सिस्टम के पास 2 पेयर्स सेटिस्फाई करने वाले हैं। अब एक लाइन को अगर 2 पेयर मतलब एक सिस्टम को, लीनियर सिस्टम को 2 पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 पेयर सेटिस्फाई करने का एक ही मतलब है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, क्योंकि कोई भी लाइन 2 जगह तो नहीं कट कर सकते हैं एक दूसरे को, तो ओवरलैपिंग होगा तभी वो 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, और 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा यानी कि ओवरलैपिंग हो गया, इसलिए मेनी सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो, और ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा, और जनरली आपको यही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा हर एक जगह। तो आपको जैसे लगे आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार फिर कंफर्म करने के लिए कि आपने ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लिया है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ईयर 2019 में जो पूछा गया उस पे पूछा गया है, एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सेटिस्फाइंग दिस थिंग z माइनस 2 प्लस i का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5 इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट is such that 1 by modulus of z naught minus 1 is the maximum of the set this thing, then the principal argument of this। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग मतलब क्या है कि z नॉट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिससे कि 1 बाय मॉड ऑफ z माइनस 1 मैक्सिमम हो जाए। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि 1 बाय मॉड ऑफ z नॉट माइनस 1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब z नॉट माइनस 1 का वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा। अब आते हैं इस पार्ट पे। इसने कहा है कि z माइनस 2 प्लस आई का मॉड इज ग्रेटर देन √5। तो z माइनस 2 प्लस आई मॉड इज इक्वल टू √5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सर्कल को जिसका सेंटर 2, -1 है और रेडियस √5 है। दैट मीन्स ये जो पूरा इनइक्वालिटी है वो क्या डिसाइड करेगा? आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर 2, -1 एंड रेडियस इज इक्वल टू √5। तो हमने ये सर्कल बनाया यहाँ पे जिसका सेंटर है 2, -1 और रेडियस इसकी √5 है, और चूंकि ओरिजिन से इस सेंटर का डिस्टेंस √5 है, इसका मतलब कि सर्कल को ओरिजिन से पास होना ही पड़ेगा। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे जहाँ से हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। मॉड ऑफ z नॉट माइनस 1 मिनिमम होना चाहिए। तो मॉड ऑफ z नॉट माइनस 1 का मतलब क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ z नॉट फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ z नॉट फ्रॉम 1,0। तो 1,0 इस पूरे पिक्चर में यहाँ पे है, और यहाँ से z नॉट की जो पोजीशन होना चाहिए, मतलब z नॉट का जो पोजीशन होना चाहिए वो उस जगह होना चाहिए जहाँ से उसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। तो अगर आप इसको डायमेट्रिकली अपोजिट इधर मानोगे और यहाँ पे अगर मान लो z नॉट लेते हैं तो मैक्सिमम देगा। तो ऑब्वियसली इसके पीछे अगर एक्सटेंड करके यहाँ पे देखेंगे तो z नॉट कहीं यहाँ पे होना चाहिए। हमें एग्जैक्ट इसका पॉइंट नहीं पता कि कहाँ पे होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर 1 से ये डिस्टेंस माना जाए z नॉट के पोजीशन को, तो उस केस में ये मिनिमम देगा। यहाँ एक चीज़ और, चूँकि z माइनस 2 प्लस आयोटा मॉड इज ग्रेटर देन √5 यानी कि आउटर पार्ट है इसके सर्कल के, और चूँकि इक्वल है यानी कि इसी के ऊपर z लाई करेगा, और हमने वो z नॉट ढूंढ लिया जहाँ से 1 से उसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी। इसका मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि z नॉट के पास अगर रियल पार्ट x नॉट होगा एंड इमेजिनरी पार्ट y नॉट होगा, दैट मीन्स कि x नॉट होना चाहिए 1 से कम, क्योंकि वो 1 से लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो चूँकि x एक्सिस से ऊपर है, दैट मीन्स ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये दो बातें कंफर्म है। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन पे जिसके लिए हमें सब कुछ करना है, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। z नॉट प्लस z बार, चूंकि हमारे पास z नॉट पता है तो z नॉट प्लस z बार क्या हो जाएगा? 2x नॉट। इतना तो कंफर्म है।
क्योंकि यहाँ से जेड नॉट बार निकालोगे तो ऑफ कोर्स हो जाएगा एक्स नॉट माइनस आई वाई नॉट एंड सो ऑन। और यहाँ जेड नॉट में जेड नॉट बार जो होगा वो हो जाएगा 2 आयोटा वाई नॉट एंड प्लस 2i। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं एंड यू विल गेट व्हाट, वी विल गेट 2 माइनस एक्स नॉट एंड डिवाइडेड बाय वाई नॉट प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में i। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताना है कि वो क्या होना चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान समझिए, इतना पार्ट जो होगा, क्योंकि एक्स नॉट और वाई नॉट कॉम्प्लेक्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बताता है जिसका पोजीशन फिक्स्ड है। इसका मतलब दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ये कोई कांस्टेंट है। और जैसे ये कांस्टेंट मिला, इसका मतलब कि इस कांस्टेंट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसी नंबर a से। दैट मीन्स ये नंबर हो गया a बाई आई, और हमें अब a बाई आई का आर्गुमेंट निकालना है। सो आर्गुमेंट ऑफ a बाई आई, जहाँ की एक रियल नंबर है, तो उस केस में हो जाएगा क्या, आर्गुमेंट ऑफ a माइनस आर्गुमेंट ऑफ i, एंड आर्गुमेंट ऑफ a चूंकि रियल नंबर है इसका आर्गुमेंट हो जाएगा 0 एंड आर्गुमेंट ऑफ i हो जाएगा π/2। इसलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट मिल गया नेगेटिव π/2 एंड दैट कंफर्म्स आवर करेक्ट आंसर शुड बी a। अब बढ़ते हैं आगे। अगेन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने पहले ही लिख दिया है। यहाँ पे है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बार। आपको पता है कि अगर हम ओमेगा स्क्वायर को फिर लिखना चाहें तो वो ओमेगा बार के बराबर आता है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है। हमें बताना है कि मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, सॉरी उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैं ये बतानी है। और एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, वो सारे डिस्टिंक्ट हैं और नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, ये ध्यान देना, डिस्टिंक्ट हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा, मॉड जेड स्क्वायर इज जेड जेड बार। तो अगर ये पूरा का पूरा सम हमने एक z ले लिया तो ये है मॉड जेड स्क्वायर एंड वी कैन राइट जेड जेड बार। तो अगर यहाँ लिखेंगे तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ a का कॉन्जुगेट है क्योंकि रियल नंबर है, b और ओमेगा बार को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करेंगे, यानी कि आप फिर से ओमेगा बार का कॉन्जुगेट कर रहे हो, दैट मीन्स यू विल गेट ओमेगा अगेन, बिकॉज हम सब कुछ ओमेगा के फॉर्म में चाहते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे है इसको मल्टीप्लाई करना, तो a के साथ इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, a स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर एंड ए सी ओमेगा। b ओमेगा के साथ इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे बारी बारी से, तो यू विल गेट ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर एंड बी सी ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब जो कि 1 बन जाएगा। एंड सिमिलरली सी ओमेगा स्क्वायर को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट ए सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। हमें क्या करना है कि जितने भी टर्म्स हैं जिससे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उनको इकट्ठा करना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हमने इकट्ठा पहले रख दिया, और अब हम ए बी को कॉमन ले सकते हैं ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा वाले टर्म से, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा। सिमिलरली ए सी को फैक्टर किया सकता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा, एंड बी सी को फैक्टर किया सकता है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया। अब इन तीनों को फैक्टर आउट करने से हमें ये कंफर्म होता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू तो होती है -1 इस प्रॉपर्टी से, तो इन तीनों की जगह पे -1 से प्लस कर दिया, जिससे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्टली लिख सकता है, लेकिन अगर नहीं याद है तो कोई घबराने की बात नहीं, मैं समझाता हूँ कैसे होता है। इस आइडेंटिटी को डायरेक्टली हम यहाँ से उठा के ये लिख सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की और याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो ये से आप 2 स्टेप में समझ सकते हो। पहले आप पूरे सिस्टम को हाफ मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 2 तो कॉम्पनसेटेड रहेंगे, तो हर एक टर्म जो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा वो 2 से मल्टीप्लाइड मिलेगा। अब 2a स्क्वायर को लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जिससे ये
3 अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा। पहला बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा b माइनस सी का होल स्क्वायर और तीसरा a माइनस सी का होल स्क्वायर, जिससे अब ये मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है। इसके बाद अब इसने कहा है कि a b c इंटीजर है और a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, मतलब तीनों ये क्या है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। और ये भी कहना है कि इसका मैक्सिमम क्या, सॉरी मिनिमम क्या होगा। तो इंटीजर्स और मिनिमम अब क्या हो सकते हैं, तो मिनिमम तभी हो सकता है जब ये a माइनस बी का गैप, b माइनस सी का गैप और a माइनस सी का गैप मिनिमम हो, क्योंकि इन तीनों का क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। और इंटीजर्स हैं और गैप मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि c को मान लिया कि वो b से बड़ा है और b को मान लिया कि वो a से बड़ा है। इक्वालिटी दे सकते हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट है। अब यहाँ पे अगर ऐसा सिस्टम हो सकता है तो हम a को a रहने देते हैं, तो b को हमें लिखना पड़ेगा a प्लस 1। क्यों भाई, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। और c को लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, c को a प्लस 2। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम पहला ब्रैकेट सॉल्व करने जाएंगे सो वी विल गेट 1, क्योंकि दोनों कॉन्सेक्यूटिव है तो a माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव 1 आएगा, दैट मीन्स वो स्क्वायर देके देगा 1, एंड b माइनस सी फिर से हो जाएगा 1, बट a माइनस सी हो जाएगा 2 का गैप है, दैट मीन्स इट विल गिव यू 4 स्क्वायर करने के बाद। तो ये मिल जाएगा कितना, 4 और 6 एंड बाई 2 दैट इज 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू दैट इज। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आज हमने ईयर 2018 और 2019 के क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ईयर 2020 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक से क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू हैव टू keep solving problems and take care. Bye.